नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 10 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 हिंदी में आज हम जिन प्रश्नोत्तर को समझेंगे वो प्रश्नोत्तर है पाठ संख्या 13 और पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक है जो कि फादर कामिल बुल्के जो कि ईसाई धर्म के फादर थे, उनके बारे में ये पाठ है वो लिखा गया है। और साथ में इसके जो लेखक हैं, लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो कि फादर कामिल बुल्के के जीवनी या कह सकते हैं जीवन से संबंधित है और किस प्रकार से फादर का व्यक्तित्व था और ये पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्नोत्तर हैं, उनको हम फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के आधार पर समझने का प्रयास है वो करते हैं। तो प्रश्न है इसमें पहला कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। देवदार जो कि वृक्ष होता है और छायादार वृक्ष जिसे हम क्रिसमस ट्री जैसा देख सकते हैं, तो देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो यहाँ पर उत्तर है कि फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ और पारिवारिक संबंध रखते थे। परिमल जो कि वैसे तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो लिखा गया साहित्य है, लेकिन यहाँ पे परिमल है वो कवि और लेखकों की एक गोष्ठी, एक संस्थान का नाम है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ और पारिवारिक संबंध रखते थे। फादर सबके साथ मेलझोल वाले थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते और दुखी मन को सांत्वना देते, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलता जैसे थके हारे यात्री को देवदार की शीतल छाया में मिलता है। इसलिए उनकी उपस्थिति को जो है लेखक ने देवदार की छाया कहा है। तो यही कारण है कि फादर का व्यक्तित्व ही इतना सुंदर था कि जो भी फादर कभी दुखी जो भी व्यक्ति दुखी होता था तो फादर के मन से जो आशीर्वचन और दुख में सांत्वना और सहानुभूति के जो शब्द निकलते थे, उसके कारण है जो है व्यक्ति अपना दर्द है वो भूल जाता था। इसलिए उनकी उपस्थिति हमेशा देवदार की छाया की जैसी लगती थी। फिर प्रश्न है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे और उन्होंने भारत में रहकर देश परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया था। 47 वर्षों तक भारत में रहने वाले फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। बेल्जियम जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है, वहाँ गए थे। वे भारत को ही अपना देश समझने लगे थे, यानी फादर को भारत से बहुत अधिक लगाव था। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे, यानी ऐसा लगता ही नहीं था कि वो विदेशी है, बल्कि ऐसा लगता था कि वो इसी देश के जो है वासी है और भारतीय है। पर पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। शोध प्रबंध से तात्पर्य है रिसर्च करना या जिसे हम कह सकते हैं पीएचडी करना। और उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। इस तरह से वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए। तो यही व्यक्तित्व था फादर कामिल बुल्के का कि ऐसा लगता था कि वो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। फिर प्रश्न संख्या 3 कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिससे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो हिंदी के प्रति फादर को काफ़ी लगाव था और ऐसे कई प्रसंग आए जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि फादर हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया था। उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया और फिर मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नीलपंछी नाम से उन्होंने रूपांतरण किया या अनुवाद किया। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध भी लिखा, यानी कि उन्हें हिंदी से बहुत लगाव था। परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के सदस्य भी फादर बने रहे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, अर्थात वो हमेशा उनका प्रयास रहता था कि किसी भी प्रकार से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का गौरव है वो प्राप्त हो। तो इस आधार पे जो है फादर के जो प्रयास थे, फादर के जो तरीके थे, उस आधार पे हमें पूरी तरह से लगता है कि फादर का हिंदी के प्रति बहुत अधिक लगाव था, बहुत अधिक प्रेम था।
इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो पाठ के आधार पर फादर का व्यक्तित्व है वो अद्भुत व्यक्तित्व है और हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं उत्तर के माध्यम से कि फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसे व्यक्ति की उभरती है। उनका कद है वो लंबा था और शरीर ईसाइयों के सफ़ेद चोंगे में हुक्का रहता था। हुक्का रहना यानी कि जो है वो ईसाई धर्म के पादरी जैसा कि वो पहनते हैं, सफ़ेद चोला पहनते हैं, पूरा सा लंबा सा कोट पहनते हैं। तो फादर भी हमेशा इसी प्रकार का कोट है वो पहने रखते थे और साथ में जो है उनका रंग गोरा था और चेहरे पर सफ़ेद भूरे रंग की दाढ़ी थी और उनकी आँखें जो है नीली थी। चूँकि वो यूरोपियन थे और उनका रंग गोरा और चेहरे पर सफ़ेद भूरी दाढ़ी भी थी। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। यानी उनके मन में जो संबंध है वो किसी से बना लेते थे या किसी के साथ वो मित्रता या संबंध स्थापित कर लेते थे तो उसे जीवन भर निभाने का प्रयास है उनका रहता था। एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वादों से जो है उस समय के वातावरण को भर देते थे जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। उस समय उनकी छवि देवदार के विशाल वृक्ष जैसी लगती थी। तो लेखक हमें यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से फादर का जो है व्यक्तित्व इतना जो है सुंदर था। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर एक नेक दिल वाले एवं व्यक्ति थे और जिनके रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता भरी हुई थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषिता से कोसों दूर थे। यानी कि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था, क्रोध नहीं करते थे और किसी को बुरा भी नहीं बोलते थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपनी सांत्वना भरे शब्दों से उनका दुख हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चों की मृत्यु पर फादर की सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी और वे अपने प्रेम और वत्सलता के लिए जाने जाते थे। वत्सलता यानी माता पिता जैसा प्रेम, यानी सबसे वो जो है माता पिता के समान बच्चों से जो प्रेम करता है माता पिता, ठीक फादर भी अपने अनुयायियों से और उनके चाहने वालों से ऐसा ही प्रेम रखते थे। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। वो कैसे? यानी कि फादर बुल्के की छवि एक अलग छवि थी। आमतौर पे जो साधु सन्यासियों वाला व्यक्तित्व जो था वैसा फादर का व्यक्तित्व नहीं था, क्योंकि परंपरागत रूप से सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते हैं। उनका विशेष पहनावा होता है, वे सांसारिकता से दूर होकर जो है एकांत में जीवन बिताते हैं। उन्हें मानवीय संबंधों और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता। वे लोगों के सुख दुख से तटस्थ रहते हैं और ईश वंदना में समय बिताते हैं। लेकिन फादर बुल्के थोड़े अलग थे। ईश वंदना यानी भगवान की पूजा और तटस्थ यानी कि अलग रहना, यानी किसी से कोई लेना देना नहीं। फादर बुल्के परंपरागत सन्यासियों में से भिन्न थे, यानी उनका थोड़ा व्यक्तित्व अलग था। वे मन के नहीं संकल्प के सन्यासी थे। यानी सन्यासी तो वो मन के नहीं थे, संकल्प से, मन से तो वो सबके साथ उदार थे, सबके सुख दुख में शामिल होते थे, लेकिन संकल्प से सन्यासी थे क्योंकि उन्होंने सन्यास धारण कर लिया था। वे एक बार संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे। वे अपने परिचितों के सुख दुख में शामिल होते थे। ये फादर का जो अपनत्व भरा व्यक्तित्व था। वे देवदारू के वृक्ष की सी शीतलता से भर देते थे और इस तरह उनकी परंपरागत सन्यासी से हटकर बिल्कुल अलग छवि है वो फादर की थी। अब हमें अर्थ बताना है। आशय स्पष्ट कीजिए, यानी इसका अर्थ बताइए। नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना है। क है इसका, तो इसका उत्तर होगा कि आशय या मतलब अर्थ यह है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्मानुयायी, अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे। उनकी गणना करना कठिन और उनके बारे में लिखना स्याही बर्बाद करने जैसा था। अर्थात उनकी संख्या अनगिनत थी कि फादर को बहुत सारे लोगों से अपनापन था। और वही जब फादर ने जब अपना शरीर छोड़ दिया या इस संसार से विदा हो गए तो इतने लोग उनके लिए दुखी थे कि फादर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं जब इस संसार से विदा करके जाऊँगा या विदा हो जाऊँगा तो मेरे पीछे मेरे जो है मुझे याद करके रोने वाले इतने ज़्यादा लोग होंगे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो ख है इसका उत्तर। हम समझते हैं कि आशय या अर्थ है कि फादर को याद करते ही उनका करुणामय, शांत और गंभीर व्यक्तित्व हम सबके सामने है वो उभर जाता है और साथ में
सामने आ जाता है। उनकी याद हमारे मन को विचित्र सी उदासी और शांति से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक उदास सा संगीत सुन रहे हैं, क्योंकि फादर का व्यक्तित्व अपनेपन वाला था। और साथ में जब जो फादर को जानता था वो फादर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, तो जब भी फादर की याद आती थी तो एक तो उनका शांतचित्त व्यक्तित्व, उनका अपनत्व भरा भाव, और वहीं उनके जाने के दुख के कारण जो है व्यक्ति के मन में उदासीता का भाव है वो आ जाता था। तो ऐसा लग रहा है कि फादर का व्यक्तित्व जब याद आता था तो एक उदास सा संगीत सामने जैसे सुन रहे हैं। फिर वो तो जो है अब तक प्रश्न संख्या 7 तक तो वो सारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर थे। अब रचना और अभिव्यक्ति ये भी पाठ्य पुस्तक से ही है, लेकिन इसमें 2 प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने इसमें ले लिए हैं। और इसमें है कि आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। तो ये कह सकते हैं ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, या जो है छात्र की मौलिकता को जाना जा सकता है कि वो किस प्रकार से अपना उत्तर है वो अभिव्यक्ति के माध्यम से दे सकता है उसकी समझ के आधार पर। इसलिए मैंने ये प्रश्न लिया है कि भारत की गणना प्राचीन काल से ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रहा है, और ये ऋषि मुनियों और की पावन भूमि है जहाँ गंगा यमुना जैसी मोक्षदायिनी नदियाँ बहती हैं। और इस भूमि पर राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, गुरु रैदास, तुलसीदास जी आदि महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने कार्य व्यवहार से दुनिया को शांति का संदेश दिया। फादर बुल्के जरूर इन्हीं महापुरुषों से प्रभावित हुए होंगे और भारत आने का मन उन्होंने बना लिया होगा कि फादर ने वहीं भारत के बारे में सुन रहा होगा कि जो है भारत एक ऋषि मुनियों की भूमि है, एक जो है सच्ची पवित्र भूमि है। इस पावन भूमि को देखने का मन फादर के मन में रहा होगा, जानने का मन रहा होगा, तो इसी आधार पे फादर ने भारत आने का मन है वो बना लिया होगा। फिर प्रश्न है कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। रैम्स चैपल जो कि फादर की जन्मभूमि थी, बेल्जियम का एक शहर था रैम्स चैपल जहाँ के फादर निवासी थे। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपने जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती है। आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं। तो जिस प्रकार से फादर अपनी जन्मभूमि से भी प्यार करते थे और कहते थे कि मेरी जन्मभूमि सबसे बहुत सुंदर है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, या कह सकते हैं कि धार्मिक भूमि है और अत्यंत सुंदर जगह है। तो जब भी फादर को जन्मभूमि की बात याद आती थी तो फादर हमेशा उसकी तारीफ़ करते थे, प्रशंसाएं करते थे। तो यहीं पे छात्रों से भी ये पूछा गया है कि आप कैसा महसूस करते हैं अपनी जन्मभूमि के बारे में। तो बताना है कि हमारी जन्मभूमि भारत है वो बहुत सुंदर है, मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के का अपनी मातृभूमि के प्रति असीम लगाव है वो प्रकट हुआ है। इसी लगाव और मातृभूमि से प्रेम के कारण हमें उन्हें मातृभूमि सुंदर लग रही है। मैं भी अपनी मातृभूमि के बारे में फादर बुल्के जैसी सुंदर भावनाएं रखता हूँ। मेरी जन्मभूमि स्वर्ग के समान सुंदर और समस्त सुखों का भंडार है। ये हमारा पोषण करती है और हमें पालती है, हमें स्वस्थ और बलवान बनाती है। ये हमारी माँ के समान है। एक और यहाँ की 6 ऋतुएं इसकी जलवायु को उत्तम बनाती है, तो दूसरी ओर अमृत तुल्य जल से भरी गंगा यमुना जैसी सुंदर नदियाँ हैं जो कि मोक्षदायिनी है और प्राणियों की प्यास बुझाती है। मैं अपनी मातृभूमि पर गर्व करती हूँ या करता हूँ और इसकी रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तत्पर रहती हूँ या रहता हूँ। तो ये फादर ने जिस प्रकार से अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल के बारे में अपने विचार है वो अभिव्यक्त किए थे लेखक के सामने, ठीक उसी प्रकार से हम सब भारतीय हैं और हमारे मन में भी अपनी भारत भूमि के प्रति बहुत सारी सुंदर भावनाएं हैं, राष्ट्र प्रेम की भावनाएं। तो हम भी फादर जैसे ही विचार है वो अपनी जन्मभूमि के प्रति रखते हैं। तो ये पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे और आशा करती हूँ कि ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर आपके लिए जो है उपयोगी रहेंगे और साथ में जो है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।